दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या आरोप लगाए हैं और उन आरोपों में क्या लिखा हुआ है, कैसे उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो लिखे हुए आरोप है वो सही है या गलत है। उनके अकॉर्डिंग अडानी ने कैसे स्कैम किया, ये भी हम देखेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि उस स्कैम करने में किसने उनको जो है सहायता की। आप देख रहे होंगे कि आप जो है पार्लियामेंट में जो एक जेपीसी की मांग हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि भाई स्कैम है, ये स्कैम है। कि भाई जो है आपने देखा होगा उनके शेयर गिर गए अडानी के, तो वो लोग बोलने लगे कि भाई ये स्कैम है, स्कैम है। तो एक कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ समझाऊंगा कि क्या लिखा है रिपोर्ट में और क्या आरोप है। तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उस रिपोर्ट में लिखा गया। सबसे पहले उसमें ये कहा गया है कि भाई जो है आप तीन चार चीज़ जो है कॉमन टर्मिनोलॉजी है उनको आप समझ लीजिए। एक उनके भाई है विनोद अडानी, जो है उनके सगे भाई हैं, जो भारत के अब नागरिक नहीं है और वो बाहर से जो है शेल कंपनीज के मालिक है, कैमन और मॉरिशस आइलैंड वगैरह में। और एक इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता ही है, जिसके माध्यम से जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को पार्टी फंड में पैसा दे सकता है। निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको पता ही है। और आपको बिग इन्वेस्टर्स का भी बताया था। कुछ लोग, कुछ बड़े उद्योगपति होते हैं जो कि बिग इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी शेयर में, जो बड़ा चंक शेयर का खरीदते हैं। तो नाउ लेट्स कम कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। रिपोर्ट में लिखा है कि जो विनोद अडानी है वो शेल कंपनीज को ऑपरेट करते हैं इंडिया के बाहर से। कि वो शेल कंपनीज को कैसे ऑपरेट करते हैं, वो शेल कंपनीज की सहायता लेके जो निफ्टी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो अडानी के शेयर है, पहले मैं बता दूं जो अडानी के जो शेयर है वो सिर्फ मार्केट में 25% ऑफ द शेयर ऑफ टोटल शेयर है। सिर्फ और सिर्फ 100 में से 25 शेयर ही उनके मार्केट में, 75 शेयर उनके मार्केट में नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, मतलब उन्होंने एक चौथाई शेयर ही अपने जो है मार्केट में डाले। ठीक है, ये 3/4 उनके शेयर मार्केट में नहीं है। तो विनोद अडानी क्या करते हैं, वहां से शेल कंपनी से पैसा लगाते हैं इन 25% शेयर्स में। ठीक है। और यदि मान लो आप किसी शेयर को खरीदते हो तो उस पर अपर सर्किट लग जाता है, उसके भाव बढ़ने लगते हैं। तो वही होता है, जो अडानी का शेयर होता है मान लीजिए 1000 का, वो भाग जाता है 4100 रुपये, जब उसके शेयर खरीदे जाते हैं विनोद अडानी द्वारा बाहर से। 4100 भाग गया 1000 से। ठीक है। अब 4100 यहाँ भाग गया। अब हम बिग इन्वेस्टर्स की कहानी देखते हैं। ये जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके चंक शेयर लेते हैं, उन्होंने पहले से ही ये पैसा लगाने से पहले, जो अडानी ने पैसा लगाया उससे पहले ही इन्होंने जो है अडानी के शेयर खरीद रखे होते हैं। और ये इन्वेस्टर्स कौन होते हैं भाई, ये अडानी के ही जो है कुछ ना कुछ जो उनके जो लॉयल इन्वेस्टर्स है या फिर लॉयल जो लोग हैं वही होते हैं। ये मैं बता दूं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये जो बिग इन्वेस्टर्स है, इस एक नंबर जो पैसा लगाया गया उससे पहले ही ये जो है कुछ पार्ट ऑफ शेयर इनका ओन करते हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। अभी तक जो है इन्होंने कोई भी शेयर नहीं खरीदा गया है, जबकि शेयर ऊपर गया है पैसा लगाने में। पहले जो 1000 रुपये में खरीदे थे वही इनके पास शेयर होते हैं। ठीक है। अब विनोद अडानी ने जब पैसा लगाया बाहर से, तो शेयर ऊपर भागे और 4100 के हो गए। अब जो ये बिग इन्वेस्टर्स ने 1000 रुपये का शेयर खरीदा था, उसके भाव हो गए 4100। तो ये क्या करता है, यहाँ से अपने शेयर को पुल अप कर लेता है, अपने शेयर को जो है बेच देता है, अपने पैसा निकाल लेता है यहाँ से। पैसा निकाल लिया इसने यहाँ से, ये जो है पैसा निकाल लिया इसने यहाँ से। ठीक है। ये यहाँ से विनोद अडानी ने पैसा लगाया, शेयर ऊपर भागा, और ये जो इन्वेस्टर पहले से 1000 रुपये में खरीदा उसने पैसा निकाल लिया। अब आप पूछेंगे पैसा निकाले क्या करेगा। उसने 1000 रुपये में जो शेयर खरीदा था उसका भाव 4100 रुपये हो गया, अब उसके पास प्रॉफिट आ गया 3100 रुपये। ठीक है। अब आप कहेंगे भाई वो वहाँ पे यदि इसने पुल अप किया है अपना पैसा, शेयर ऊपर बेचे है, तो शेयर बेचेगा तो अडानी के शेयर मार्केट में जो है फिर ज़्यादा बेच देगा तो लोअर सर्किट लग जाएगा। तो बोले कि उसके शेयर तो फिर गिर जाएंगे। बोले नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि उसी के दौरान
ये जो LIC, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप इनके शेयर खरीद लीजिए। अब इसमें किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। पब्लिक कौन? जनता, आम जनता। जैसे ही इसने पैसा बाहर निकाला, इसने पैसा डाल दिया। इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 3100 रुपये। अब आप बोलेंगे 3100 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ, अब ये 3100 रुपये कहाँ जाएंगे? अभी 3100 रुपये जाएंगे पहली चीज तो इलेक्टोरल बॉन्ड में, ठीक है, और दूसरी चीज कहाँ जाएंगे? जो अपोजिशन गवर्नमेंट के MLA उसको खरीदने में, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से जो जा रहा है वो तो भाई पटना सुप्रीम कोर्ट में भी इसको जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में रखा है कि भाई इसका क्या करें, लेकिन अभी तक तो भाई चल रहा है तो चल रहा है। तो आप जो पैसा इनको दे रहा है ये बिग इन्वेस्टर, उनका ना नाम पता कर सकते हैं, ना उनका पता, ना कुछ, बस वो दे सकता है। अब वो कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा उसका कोई खुलासा किया नहीं जा सकता, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि भाई इन अपोजिशन पार्टी को पैसा यदि ये कैश में देंगे तो ये तो ब्लैक मनी हो गया। हाँ बिल्कुल ब्लैक मनी हो गया। अब एक बार बताओ, कोई भी MLA दिख रहा है तेरे को ईडी वीडी से पकड़ा देंगे और कहा जाए कि हमारे साथ आजा पैसा मिलेगा, तो कौन सा चूज करेगा? तो ये चूज करता है वो ब्लैक मनी, ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें ये है कि पहली बात तो उसने अपने टोटल शेयर के 25% शेयर जो है मार्केट में उतारे, और दूसरी चीज़ ये कि ये शेल कंपनी से खरीद के उसकी डिमांड को इंक्रीज किया जा रहा है शेयर की, उसमें पैसा कहाँ से लग रहा है ये हमें पता नहीं है। ये जो पैसा आ रहा है ब्लैक, ये जो ब्लैक इसलिए कहा है क्योंकि ये हमें पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो तो इंडिया का जो है सिटीजन नहीं है, वो शेयर खरीद रहा है। अब शेयर खरीद रहा है तो उसके बाद पैसा कहाँ से आया शेयर कंपनी में वो हमें नहीं पता है अभी, लेकिन उसका शेयर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है शेयर। शेयर ऊपर भाग रहा है तो ये प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड और इसमें। अब पैसा किसका फंसा? पैसा किसका फंसा? पैसा गया उस शेयर को इक्वलाइज करने के लिए, पैसा किसका फंसाएगा? जनता का। अब आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? जब शेयर की प्राइस इंक्रीज हो गई और जो है उसने अपना पैसा, इसने जो है इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाल के LIC वगैरह पर लगा दिया, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत दोस्तों ये है कि पहली बात तो इसका पूरा शेयर है ही नहीं मार्केट में। ये जो है उसी तरह से है कि आपने जो है सिर्फ 25 पैसा जो है 25% अपना शेयर लगाया, उसी को जो है आप बाहर से कंट्रोल करवा रहे हो। आपकी डिमांड नहीं है मार्केट में, डिमांड आपकी नहीं है। म्यूचुअल जो फंड है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपके शेयर में। देख लीजिए आप कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी देख लीजिए, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। आपने अपनी डिमांड को जो है अपने ही भाई से जो है बढ़वा दी, उसके बाद शेयर बढ़वा दिए आपने अपने, और शेयर बढ़वाने के बाद जो है यहाँ से पैसा निकाला और जो है जनता का पैसा फंसा दिया है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात ही जो पैसा है ये किसका है? जो ये ब्लैक मनी है जो शेल कंपनीज में, किसका पैसा है ये बताओ, ठीक है। तो ये ब्लैक से पैसा वाइट हुआ है पहली बात तो। कैसे हुआ है? वहां से पैसा डाला, शेयर बढ़ा, यहाँ से निकाला, तो यहाँ से तो जो है आप देखेंगे तो लीगल है भाई, शेयर बढ़ गया तो पैसा निकालेगा तो लीगल है। लेकिन वहां से जो पैसा आ रहा है इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच सेबी कर सकता है। अब भाई आप कहेंगे सेबी ने जांच की या नहीं की, वो सेबी से पूछो, मुझसे मत पूछो। यदि किसी भी शेयर के प्राइस बढ़ते हैं अचानक से तो उसमें जो है सेबी जांच कर सकता है, ठीक है। इस मेथड में 1 से 2 में सेबी जांच कर सकता है। अब आप ये देखो कि ये जो पैसा जा रहा है ये कौन से पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड में जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आप देखो, मेरा काम नहीं है बताना, ये आप लोग देखो, मैं किसी का पक्ष और अपक्ष नहीं है, पर ये आप देखो कि किसकी पार्टी में जा रहा है, और ये भी देखो कि भाई कौन सी अपोजिशन MLA खरीदे जा रहे हैं, ये भी देख लो, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट आया 1000 से 4100 के बीच का, वो यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। अब ये चीज़ चल सकती है। बोले कि ये तुम कैसे बोल रहे हो चल सकती है? बोले आराम से चल सकती है, जब तक इस चीज़ का पता ना लगे कि विनोद अडानी बाहर से पैसा डाल के शेयर बढ़ा रहा है। ये चीज़ पूरी की पूरी एकदम हमेशा वर्क करेगी, पूरी वर्क करेगी, बिल्कुल वर्क करेगी, जब तक ये नहीं पता लगता। लेकिन हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ये जो पैसा डाल रहा है विनोद अडानी अडानी शेयर्स में, वो जो है क्या है? शेल कंपनीज का पैसा है, और वो जो डिमांड बनाई जा रही है मार्केट में, इसके प्राइस को हाइक किया जा रहा है अडानी के शेयर को, वो एक जो है पूर्व नियोजित, पूर्व सुनियोजित योजना है।
ऐसा उसका कोई भी काम नहीं है या ऐसा कोई भी इसकी शेयर की डिमांड मार्केट में नहीं है जिसके कारण उसका शेयर खरीदा जाए। ठीक है, ये हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया। अब आपको इसको कॉमन चीज़ में मैं समझाना चाहूँगा। ये तो हुआ शेयर मार्केट की भाषा। अब मैं आपको इसको कॉमन मेथड के बारे में, कॉमन जो अपने खरीद के होते हैं उसमें समझाऊंगा। आपके पास 100 नींबू है, ठीक है, 100 नींबू में से आपने 50 नींबू जो है बोला कि मैं इसको मार्केट में उतारूंगा, बाकी अपने पास रखूंगा। और उस 25 नींबू उतारूंगा मार्केट में, उस 25 में से आपने 10 नींबू इनको दे दिए, बड़े इन्वेस्टर्स को, और जो 15 नींबू यहाँ रखे आप। अब ये जो आपका आपका भाई है, वो आपके भाई को बोलोगे यार मेरे नींबू तू मार्केट से आके खरीद लेना, मैं 100 रुपए किलो बेचूंगा। और उस जो नींबू है उसका भाव कितना है? उसका भाव हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है 100 रुपये में बेच रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं इसको 100 रुपये में बेचूंगा, तो तुमने अपने भाई से बोला कि भाई 100 रुपये में खरीद लें, ताकि लोग जो है इसकी वैल्यू को जो है 100 रुपये मान लें। तुमने 10 तो आपने बिग इन्वेस्टर को दे दिए। 10 आपने कितने प्राइस पे दिए? आपने 10 रुपये में एक नींबू दे दिया। और यहाँ पे आपने उसको 100 रुपये का एक नींबू कर दिया, उसकी डिमांड जो है आर्टिफिशियल अपने भाई से बढ़वा के। ठीक है, जब डिमांड आपकी जो है 100 रुपये की नींबू होगी पर नींबू, तो आपने अपने भाई से कहा कि भाई अब आप जो है यहाँ रुको, मैं अपने जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उनसे बोलता हूँ कि जो 10 नींबू है उसको वापस कर दे और 100 रुपये निकाल ले। ठीक है, तो उसने क्या किया, 10 रुपये का नींबू एक खरीदा था, उसके पास 10 नींबू थे, तो 100 रुपये में उसने खरीदे थे। अब उसने जो है 100 रुपये पर नींबू के हिसाब से 1000 रुपये टोटल उसने निकाल लिए, टोटल निकाल लिए। और जो है आपने जो है फिर किसी ये गवर्नमेंट के जो ये होते हैं, गवर्नमेंट की जिसमें कि मतलब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है, उससे बोला कि आप जो है दूसरे इन्वेस्टर से बोला कि आप इसमें जो है मार्केट में जो है पूरे जितने नींबू ये निकाल रहा है उतने नींबू आप इसमें डाल दो। उसने भी डाल दिए, तो मार्केट में नींबू की संख्या बराबर रही, ताकि जो है जो प्राइस है और डिमांड है, डिमांड और सप्लाई में अंतर ना है। तो यहाँ पे उसका जो है 900 रुपये का फ़ायदा हो गया। यहाँ पे पैसा निकाल, 900 रुपये का फायदा, और 900 रुपये का उसने क्या किया, 900 रुपये का उसने जो है एक चंदा दिया। चंदा किसको दिया? चंदा उसको दिया जो ये करने में उसकी सहायता कर रहा है, और जो इसको करने में उसको कचोट रहा है उसको उसने गिरा दिया। तो इट्स अ स्कैम। आपके पास पहली बात तो 100 नींबू थे, आपकी नींबू की कीमत उतनी थी नहीं। आपने जो है बाहर से पैसा लगवा के अपने भाई से आर्टिफिशियल डिमांड बनवाई, और उसके बाद आपने अपने नींबू का भाव बढ़वाया, और फिर जो पुराने नींबू आपने अपने इन्वेस्टर्स को बेचे थे वहाँ से प्रॉफिट कमाया, और जो है आपने उसको पार्टी फंड में दिया और किसी अपोजिशन एमएलए को गिराया। तो सिंपल सी बात है। और इसमें नुकसान किसका हुआ फिर? एटलास जो है, जो कौन फंसा उसमें शेयर में? ये जिसने आपके लास्ट में इन्वेस्ट किया, LIC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये फंस गया। एक तो इस तरह की संरचना है। अब आप कहेंगे कि भाई ये हेडिंग क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजैक्ड। अब मैं आपको बताऊं कैसे हाईजैक हुई। हुआ ये है कि जो 1 नंबर और 2 नंबर आप देख रहे हो, जो मनी से शेयर बढ़ाया गया, इसकी जांच कौन करता है? सेबी। अब सेबी किसके अंडर आता है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनसिपालिटी उसके अंडर आता है, वो आप देख लो। ठीक है, वो आप देख लो। ये जो 1 नंबर से 2 नंबर की जांच करता है वो सेबी करता है। सेबी को कौन कंट्रोल करता है वो देख लो। और ये जो पैसे का फायदा ले रहा है वो पार्टी फंड किस में जा रहा है वो भी आप देख लो। और फिर इन दोनों में सिमिलरिटीज देखो। कहीं जो सेबी को कंट्रोल करता है उसके पास ही तो कहीं पार्टी फंड नहीं जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, ये देख लो। ठीक है, अब आप कहेंगे इससे इससे हाईजैक कैसे हो गई? इससे हाईजैक कैसे हो गई? बिल्कुल सही कहेंगे। इससे हाईजैक ऐसे हो गई कि जो पार्टी में आप फंड दे रहे हो, वो आपको, यदि सेबी को भी वही कंट्रोल करता है, तो वो आपको जो है एक दूसरे को आप जो है एक कैदी दूसरे कैदी का साथ दे रहा है। मतलब वही पार्टी यदि इसको कंट्रोल कर रही है, तो ये होगा कि आप दोनों का चोली दामन का साथ है। जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करके आप जो है अपने पार्टी फंड में ले रहे हैं, और उससे जो है पार्टी फंड में क्या होता है, बिल्डिंगें बनती है, क्या होता है वो आप देखो। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि एक 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 कंपनी है उसके पास पूरे बाहर से ब्लैक मनी ला के भारत के ओनली एक पार्टी के या इंडिया की किसी एक ही पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे के दूसरी पार्टियों को जो है एकदम भिकमंगा बना देंगे। दूसरी पार्टी को सॉरी वो जो है इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे ही नहीं। पैसा नहीं मिलेगा उन्हें। जब किसी के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो कोई पार्टी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से एक पार्टी को ही फीड कर रहा है, और इस तरह से जो चाबी है सत्ता की वो इन दोनों के हाथ में आ गई है।
जिसके पास पैसा और जिसके पास कंट्रोल ऑफ सेबी है, वही जो है एक दूसरे को एक एक जो है दूसरे को पैसा देगा, दूसरा जो है सेबी से कहेगा कि भाई आप जो है मत दे। इसी तरह अब आप कहेंगे इससे क्या दिक्कत है पार्टी, तो एक ही पार्टी को चंदा मिलेगा तो एक ही पार्टी का प्रचार होगा, एक ही पार्टी के लोग झंडे उठाएंगे और उसी को मिलेगा। और एट द लास्ट इसमें क्या हो रहा है भाई, इससे क्या दिक्कत है, इससे दिक्कत ये है कि जो पैसा लग रहा है वो आम जनता का फंस रहा है। ये जो बिग इन्वेस्टर है ये भी निकल जा रहा है, ये पकड़ा नहीं जाएगा, विनोद अडानी बाहर से ऑपरेट कर रहा है। ये बिग इन्वेस्टर है, इसने पैसा जो है बना लिया, इसको कोई मतलब नहीं है पैसा किसका फंसा, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, सैब और जो है SBI। ये किसमें किसका पैसा है, इसमें कॉमन पीपल का पैसा है। और ये कॉमन पीपल का पैसा फंसाया जा रहा है, तो फिर उसमें नुकसान किसका हो रहा है ये आप देखो। सब चल रहा है लेकिन पिसेगा लास्ट में यही जिसका पैसा एट लास्ट उस शेयर में लगा है। बोले कि शेयर तो बढ़ता जा रहा है, शेयर बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, लेकिन यदि किसी ने ये बता दिया है कि बाहर से जो है ब्लैक मनी आ रहा है, तो वो ब्लैक मनी अब नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यदि अब डालेगा तो पहले से ही डिटेक्ट हो जाएगा। अब उसने जो है बाहर से आते हुए पैसों पे रोक लगानी पड़ेगी, या फिर वो इस ब्लैक मनी को किसी और रूट से ले जाए। और रूट से मतलब या तो वो किसी और अमेरिकन इन्वेस्टर को ढूंढे, उससे बोले कि तुम लगा दो इसमें, हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन अमेरिकन इन्वेस्टर भी यदि ऐसा करेगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसके खिलाफ भी जांच कर सकती है। तो अब ये ब्लैक मनी का जो अंदर आने का जो सिस्टम है वो पता लग गया है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसके कारण ये रुक जाएगा, ये जो अंदर आना वाला पैसा रुक जाएगा, और फिर शेयर की जो डिमांड है वो ऊपर जाएगी नहीं। और ये बिग इन्वेस्टर यदि देखेगा कि शेयर कोई खरीद नहीं रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लगा नहीं रहे, कोई जो है जो पब्लिक है वो भी नहीं खरीद रही है, तो फिर शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, और नीचे गिरते ही ये वाला बंदा भी अपना पैसा हटाएगा, और ये वाला यदि बंदा पैसा हटाएगा तो और नीचे गिरेगा। और इस ये वाले यदि बंदे ये तीनों यदि पैसा नहीं हटा रहे, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जो है वो नीचे गिरता जाएगा, और जितने में इन्होंने शेयर खरीदे उनकी प्राइस नीचे जाएगी और वो लॉस में जाएंगे। और इसमें किसका पैसा है, इसमें जनता का पैसा है। तो इस तरह से जो है भारत की डेमोक्रेसी को हाईजैक किया गया। अब दूसरा आप कहेंगे कि भाई इतने बड़े सिस्टम की करने की क्या जरूरत थी, इधर से पैसा इधर से डायरेक्ट जो है वो विनोद अडानी वहां से पोर्ट से पैसा भरता, इंडिया के पोर्ट में जो है उतारता मुंद्रा पोर्ट। वही वो कर सकता है, चलो मान ले ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि मान लो मुंद्रा पोर्ट पे आया तो कंप्लेंट हो सकती है, मान लो कंप्लेंट नहीं हुई, मान लो कि कंप्लेंट नहीं हुई, जो चुनाव में पैसा घुमाने के लिए किसी राज्य में दे दिया, वहाँ की पुलिस पकड़ सकती है, मान लो पुलिस ने भी नहीं पकड़ा। अब क्या होगा यदि बाहर से पैसा जो है आ गया है, तो क्या होगा उसमें, ये होगा कि मार्केट में पैसा लिमिटेड है, वो RBI को पता है। यदि बाहर से कोई पैसा ला रहा है तो क्या होगा, बाहर से पैसा यदि कोई ला रहा है, जैसे सोना लिमिटेड है इंडिया में, यदि स्मगलिंग होती है सोने की तो क्या होता है, उसका प्राइस गिर जाएगा ना। यदि मान लो इंडिया में 2 किलो सोना है और बाहर से स्मगलिंग करके 10 किलो ले आ रहे हो, तो सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी तो लोग खरीदते रहेंगे। ठीक है, तो उसी तरह यदि बाहर से पैसा आ गया लोगों के पास, तो क्या होगा, जो मार्केट में कमोडिटी है उसकी जो कमोडिटी है वो लिमिटेड है, तो उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। आपको जो टमाटर मिलने लगेगा 100 रुपये में, 150 रुपये में, 200 रुपये में। ठीक है, तो वो प्राइस बढ़ जाएंगे क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो जो मार्केट में पैसा है SBI LIC वगैरह का, उसका यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप कहें कि भाई मार्केट में पैसा बढ़ जाए, क्या दिक्कत है, उससे ये दिक्कत है कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी और इस चीज़ का पता लग जाएगा कि मार्केट में बाहर से पैसा आ रहा है। और जो करंट गवर्नमेंट है, कोई भी जो गवर्नमेंट है उस समय उसको जो दिक्कत आ जाएगी, यदि जैसे श्रीलंका में आई तो वैसे हालत हो जाएगी। तो इसीलिए वो जनता के पैसे को ही उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि जो भारत का पैसा है उसी को जो है घुमाया जाए, भारत के पैसे को ही घुमाया जाए और उसी पब्लिक के पैसे को जो है दाव पे लगाया जाए। ठीक है, और इससे यदि पब्लिक का पैसा ही दाव पे लग रहा है तो मार्केट का पैसा ही मार्केट में आ रहा है, तो बाहर से पैसा नहीं आएगा, उसमें उसमें बाहर से पैसा नहीं आएगा, तो फिर जो है कमोडिटी और जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी और जो मनी है, मनी की जो सप्लाई है मार्केट में वो बनी रहेगी। लेकिन यदि पोर्ट से आ रहा है तो मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, कमोडिटी की सप्लाई मेंटेन रहेगी, तो उसमें जो है आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भागेगा ऊपर। तो इसलिए पोर्ट से नहीं ला रहे। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो पहला था जिसमें शेयर के माध्यम से LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा इनका लॉस हो रहा है। दूसरा तरीका, अब ये अकेला नहीं है जिसके कारण लोगों का पैसा यही अकेला नहीं है जो दाव पे लगाया गया। ये तो पहला ऐसा मॉडल आपको मैंने बता दिया जिसमें बैंकों का नुकसान हो रहा है एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से भी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ से बैंकों का नुकसान कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि जो शेयर का प्राइस 1000 था उसको बढ़ा के जो है 4100 ले जाएगा, और फिर उसके बाद बैंकों के पास गया अडानी और बोला कि लोन दे दो।
लोन दे दिया, 4100 करंट वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग लोन दे दिया कि भाई आपको जो है 4100 रुपये का, या फिर जो है आपको 5000 रुपये का लोन दे दिया, ठीक है। अब जो है मान लो शेयर गिरता नहीं है, और जो है उसने अपने पैसे को जो है किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो वहां से जो अर्निंग होगी उससे लोन रिकवरी करेगा, ठीक है। लोन रिकवरी कब तक हो जाएगी वो मुझे नहीं पता, वो जब करेगा तभी करेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस मॉडल में क्या दिक्कत है? इस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल सकता है आराम से, यदि ये पता ना लगे, ये चीज़ पता ना लगे कि ये जो प्राइस बढ़ा है वो किस कारण बढ़ा है। लेकिन ये पता लग गया है, ये पता लग गया किस कारण से बढ़ा है। आपने लोन लेके जो है नया बिजनेस शुरू किया है, और दूसरी बात आपकी शेयर की प्राइस इतनी नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो आपने बिजनेस शुरू किया है नया लेके, उस प्रोजेक्ट में लोग को पता लग जाएगा कि आपकी शेयर की प्राइस इतनी नहीं है, तो लोग उस प्रोजेक्ट से भाग जाएंगे, और फिर आपकी लोन रिकवरी नहीं होगी। ऐसा ही हो रहा है, टोटल एनर्जी ने पीछे से अपने हाथ खींच लिए। एक जो इंडिया में एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट था उसने हाथ खींच लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी इनका जो है यही हाल है, तो यही हो रहा है। कर्ज के ऊपर खड़ा किया हुआ आपने अपना प्रोजेक्ट है, और लोगों को पता लग गया है कि आपने कर्ज गलत तरीके से लिया है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, तो लोग क्यों पैसा फंसाएंगे? वो तो अपना आपका जो है आपका जो है शेयर पे बेच के भागेंगे ना, आपका जो है वो तो मांगेंगे ना कि भाई हमने तुमने इतना इन्वेस्ट किया था, हमें पैसा वापस दे दो। तो वो क्या करेंगे कि जो आप उन्होंने इन्वेस्ट करवाया था अडानी ने उस प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट से पैसा निकाल के सब भागेंगे, सब भागेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट अकेला पड़ जाएगा, और फिर उसको उस प्रोजेक्ट को जो है या तो बंद करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा। तो यही हो रहा है आज। ये पूरा सिस्टम एकदम चला आ सकता था यदि ये पता नहीं लगता कि जो है पैसा विनोद अडानी ने बाहर से इन्फ्यूज करा है। तो ये पूरा सिस्टम आराम से करता, यदि ये लिखा नहीं होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस जैसे ही पता लगा कि बाहर से इन्फ्यूज किया, तो शेयर की प्राइस गिर गई। शेयर की प्राइस गिर गई तो लोन रिकवरी जो है, वो लोन रिकवरी जो है दिक्कत करेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट आपके जो है लोग छोड़ के भाग रहे हैं, वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। तो लोन रिकवरी कैसे होगी? ऐसी कंडीशन में आपको अपने प्रोजेक्ट कम करने पड़ेंगे, आपको अपने जो एसेट्स है उनको जो है या तो बेचना पड़ेगा, या फिर जो है उनको लीज देना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो ये हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें बैंक कैसे फंसे? अरे भाई पैसे लोन तो बैंक ने ही दिया है ना, वो पैसा किसका है? जनता का। एट लास्ट कौन फंसा? जनता। अब आप कहेंगे कि बैंक ने दिया तो बैंक के अधिकारी फंसेंगे? नहीं फंसेंगे बैंक के अधिकारी। बोले क्यों नहीं फंसेंगे? क्योंकि शेयर की प्राइस का जो जिम्मेदार होता है वो होता है सेबी। सेबी को देखना पड़ेगा कि शेयर की प्राइस कैसे बढ़ी, तो सेबी ने जब पहले सवाल ही नहीं उठाया, तो जब बैंक कैसे सवाल उठा देगी शेयर पे? सेबी को सवाल उठाना पड़ेगा। सेबी का काम है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का, जो सिक्योरिटीज को देखता है, शेयर्स को देखता है, बॉन्ड्स को देखता है, वो सेबी देखता है। तो यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं फंसेगा बैंक का, मैं आपको बता दूं, ये जो है कोई अधिकारी यहाँ बैंक का फंसेगा नहीं, ठीक है। अब आप कह रहे कि भाई सेबी ने क्यों चेक नहीं किया? तो भाई सेबी को कौन कंट्रोल करता है वो देख लो, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके पास जा रहे हैं वो देख लो, ठीक है। अब ये आता है कि अब जो है इसका कैसे निवारण किया जाए। अभी इसका कोई निवारण नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये सब स्थिति ऐसी है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक भी हिला, पूरा सिस्टम जाएगा, पूरा सिस्टम जाएगा। इन चारों को इससे कोई रिलेट मत करिए, चारों ही इनमें से कोई नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो है सिस्टम इस तरह से है। जो ये अडानी है उसके ऊपर हाथ किसका है वो देख लो। सेबी को क्यों जांच नहीं की वो देख लो। ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास देख रहे हो वो देख लो, ठीक है। और आरबीआई को पता होता है कि जो है पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो बैंकों का पैसा दो तरह से फंस चुका है, एक तो शेयर में फंस चुका है, और दूसरा लोन में फंस चुका है। और यहाँ से निकलना थोड़ा सा अब मुश्किल है, क्योंकि शेयर की प्राइस नीचे जा चुकी है। मार्केट के फॉरेन मार्केट के पैसे जो है वापस ले रहे फंड्स। नॉर्वे का फंड ने ले लिया है, काफ़ी फंडों ने उन्होंने अपना पैसा खींच लिया है, ठीक है। और भारत में इनको इन्वेस्टर मिलेगा नहीं, क्योंकि भारत में जो म्यूचुअल फंड है वो तो इनमें इन्वेस्ट कर नहीं रहे, ठीक है। तो इस मॉडल से पूरे भारत में एक इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा जिस पार्टी को जा रहा है, और जो ये सेबी को पार्टी कंट्रोल कर रही है, जो पार्टी कंट्रोल कर रही है, वो एक हाईजैक कर चुकी है। जब तक इस मॉडल को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये पैसा जो है ब्लैक का जो व्हाइट हो रहा है वो जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में जाना बंद नहीं होगा, और अपोजिशन में लोग खरीदना बंद नहीं होगा।
और इससे जो है जो रिपोर्ट आई है उससे इस चीज़ पर अंकुश लगा है कि ये जो मनी है ब्लैक मनी ये लगाना बंद हो गया है। तो इस मॉडल को तोड़ने का पहला जो औजार है वो यही है जो बाहर से शेल कंपनी। अब ये आप कहेंगे शेल कंपनी में किसका पैसा जा रहा है? भाई देखो शेल कंपनी में दो तीन जगह से पैसा जा सकता है। पहली बात तो कोई टैक्स इवेजन करता है कि टैक्स भरता नहीं है और अपना जो पैसा बाहर भेज देता है वो टैक्स का पैसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि एक रिपोर्ट आई है चाइना के लोग भी इसमें पैसा लगा रखे। अब भाई चाइना के लोग कैसे पैसा लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन जो है करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये भी हो सकता है कि भाई स्विस बैंक में जो पैसा पड़ा है काला धन उसी को गोरा करने के चक्कर में हो, ये भी हो सकता है। तो ये जो पैसा है ये किसका है, ये मेन चीज है। ठीक है, तो इस तरह से भारत की जो लोकतंत्र है उसको इस मॉडल ने हाईजैक किया है, समझ रहे? इस मॉडल ने पूरा हाईजैक कर लिया और इसी पर जेपीसी बिठाने की मांग हो रही है कि ये पैसा किसका है आखिरकार, ये पैसा किसका है। ये यदि शेयर बढ़ा है तो उसको सेबी जांच करेगी और जेपीसी भी जांच कर सकती है, लेकिन जेपीसी सेबी ये जांच नहीं कर सकती ये पैसा किसका है, वो जेपीसी कर सकती है। और जेपीसी ही ये पूरा लूप खोल सकती है कि किस पार्टी में फंड जा रहा है, कौन से अपोजिशन में एमएलए खरीदे। ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ जेपीसी कर सकती है। उसको उसको संवैधानिक जो पैजामा है वो पहनाने का काम सिर्फ जेपीसी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बिठाया उसकी जांच में वो क्या है क्या निकालेगी, उसको ये कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जांच को कि वो जो पैसा है वो ये जो ब्लैक मनी है वो किसका है वो जांच करके नहीं बता सकती, वो जेपीसी कर सकती है। जेपीसी का दायरा बहुत बड़ा होता है इसलिए इसकी मांग उठ रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और बाकी फिर हम मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।